अब हम बात करते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो ABO के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। हमारे पास अगेन याद रखेंगे 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लेकिन जब ट्रांसफ्यूजन की बात आती है तो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे ज़्यादा रिएक्शन कॉज करते हैं उनमें पहला ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है और दूसरा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो इफेक्ट होता है या जो रिएक्शन होता है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई? इसकी डिस्कवरी जो है वो भी लैंड स्टीनर ने की है 1930 या 1940 के अंदर। सर्टेन वेबसाइट्स के अंदर इसकी डिस्कवरी जो है वो 1940 गिवन है, जबकि आपके बुक के अंदर जो है वो इसकी डिस्कवरी 1930 गिवन है। अब जब लैंड स्टीनर जो था उसने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम तो डिस्कवर कर लिया। अब जब उसने जो है एक बेबी उसके पास आया, जो बेबी जब बॉर्न हुआ, जब उसकी डिलीवरी हुई तो वो बेबी जो था उसकी डेथ हुई हुई थी, वो स्टिल बॉर्न था, यानी कि फौत हुआ था। तो जब उसका ब्लड का सैंपल लिया गया तो दे फाउंड आउट कि उसके ब्लड सैंपल के अंदर वही क्लम्पिंग है जो कि ABO के अंदर जब एंटीजन मैच नहीं करते तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन होता है उस वजह से प्रोड्यूस होती है। लेकिन मदर का और बेबी का जो ब्लड ग्रुप था वो तो सेम था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बेबी के ब्लड के अंदर जो है वो क्लम्पिंग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हुई है। तो उसकी वजह से उन्होंने जब वो जो ब्लड ग्रुप था वो रीसिस मंकी के अंदर इंजेक्ट किया तो उसके अंदर जो है वो भी रिएक्शन कॉज हुआ, तो जिसकी वजह से RH ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हुआ। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर हम लोग जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक है फ्रॉम द एंटीजेंस। जैसे जीन्स जो हैं वो उनमें भी 3 एलील्स ABO को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह D एंटीजन का होना ना होना जो है वो आपके एंटीजेंस को कंट्रोल करते हैं। अगर D ब्लड जो है एंटीजन प्रेजेंट होगा रेड ब्लड सेल के ऊपर तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, और अगर D एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा। अब ये D एंटीजन का जो ताल्लुक होता है वो भी जेनेटिक से होता है। फॉर एग्जांपल, जिसके पास ये एंटीजन प्रेजेंट होगा इट मीन्स कि उसके जीन्स के अंदर जो है वो एटलीस्ट एक डोमिनेंट अलील ऑफ D जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आया हुआ है। अब RH पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस नहीं होंगी। RH नेगेटिव का मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा जीन प्रेजेंट नहीं है जो कि ये RH जो है वो उसकी एंटीजन क्रिएट कर सके। सो दैट्स वाई जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज लाजमी तौर पे होंगी। अब इसका RH एंटीबॉडीज़ और ट्रांसफ्यूजन का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। मैंने आपको बताया है कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है RH ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल में वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू ABO। अब इसके अंदर जो है वो ये होता है कि जब आपका RH पॉजिटिव ब्लड किसी RH नेगेटिव ब्लड वाले को दिया जाता है तो क्योंकि उसके पास वो एंटीजेंस मैच नहीं करे, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ऑपोजिट एंटीजेंस हैं, तो नेगेटिव वाला जो रिसीवर होगा उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो पॉजिटिव ब्लड पे अटैक कर देंगी, और जब वो पॉजिटिव ब्लड के ऊपर अटैक करेंगी तो उसके पॉजिटिव का जो ब्लड है उसकी क्लम्पिंग होगी, जिसको अगेन हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब जब वो क्लम्पिंग होगी तो वो क्लम्पिंग जो है वो पहली दफ़ा इतनी ख़तरनाक नहीं होगी, यानी जो रिसीवर का ब्लड होगा उसके अंदर क्लम्पिंग तो है, लेकिन वो जो क्लम्पिंग है उसकी वजह से उसे जस्ट स्किन रैशेज़ और स्किन इश्यूज़ थोड़े बहुत आएंगे, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा। लेकिन सेकेंड टाइम में जब उसे RH ब्लड ग्रुप दोबारा से उसे RH पॉजिटिव दिया जाएगा नेगेटिव वाले को, तो दूसरी दफ़ा इतना ख़तरनाक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कि उस पर्सन की जो है वो डेथ हो जाएगी। और यही सिचुएशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बेबी और मदर का जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से जो मदर की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बेबी की बॉडी के अंदर आ जाती हैं और बेबी का जो ब्लड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और फिर जो है वो बेबी जो होता है वो समटाइम्स उसके ऊपर जो सर्टेन एनेमिक कंडीशंस प्रोड्यूस होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम लोग हेमोलाइटिक फेटालिस भी कहते हैं। और इसके अंदर जो होता है वो जो सिम्टम्स होता है वो वेरी करते हैं फ्रॉम एक्सपोजर टू एक्सपोजर, यानी कि जितनी ज़्यादा मदर के एंटीबॉडीज़ बेबी में आएंगी उतनी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट जो है वो प्रोनाउंस प्रोड्यूस होगा। मैंने आपको बताया कि RH एंटीबॉडीज़ जो है वो सेकंड टाइम पे ज़्यादा रिएक्शन कॉज करेंगे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर बेबी, लेट्स सपोज करें कि जो मदर है वो RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है पहली प्रेगनेंसी में, तो पहली प्रेगनेंसी में जो बेबी होगा उसके जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड सेल्स होंगे वो मदर की बॉडी में चले जाएंगे। और ये भी जो होते हैं ये हर दफ़ा नहीं जाते, ये रेयर केस होते हैं। अगर लेट्स सपोज हम इमेजिन करते हैं कि वो चले भी गए हैं
तो उसकी वजह से जो मदर होगी उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, लेकिन वो एंटीबॉडीज पहला जो बेबी होगा उसको इफेक्ट नहीं देंगी। पहला बेबी जो होगा बिल्कुल नॉर्मल प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आ गई हैं RH, तो फिर जब वो मदर जो है वो सेकंड टाइम कंसीव करेंगे और सेकंड टाइम जो बेबी है वो भी पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से वो जो मदर की RH नेगेटिव एंटीबॉडीज है वो बेबी के जो है वो बेबी की बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू होंगी और बेबी के जो ब्लड है उसको क्लम्पिंग या उसको डिस्ट्रॉय करेंगी। क्योंकि ये एंटीबॉडीज नेगेटिव है, बेबी का जो है वो पॉजिटिव है, तो ये एंटीबॉडीज बेबी के ब्लड में जाके जो है वो उसके ब्लड को डिस्ट्रॉय करेंगी। अब जब ब्लड डिस्ट्रॉय होगा तो उसकी वजह से जो बेबी होगा उसकी बॉडी के अंदर एनेमिक हो जाएगा, यानी ब्लड की डेफिशिएंसी आ जाएगी। और फिर आपका ब्लड जो है वो दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लीवर और स्प्लीन। तो उस बेबी को अपना ब्लड जो है वो अपने ब्लड को जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए एक्स्ट्रा ब्लड प्रोड्यूस करना शुरू होगा। तो वह एक्स्ट्रा ब्लड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा कि उसका जो लीवर और स्प्लीन है वो स्वॉलो हो जाएंगे, वो फूल जाएंगे, स्वॉलन हो जाएंगे। फिर उसके पास क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर जॉन्डिस कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूस होंगी। फिर उसका जो बिलिरुबिन है, यानी कि जब आपका रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो उसके अंदर से एक ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बिलिरुबिन कहते हैं। ये बिलिरुबिन क्योंकि जो इस कंडीशन में जो फीटस होता है उसकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ये बिलिरुबिन इसकी बॉडी के अंदर जाकर इसकी बॉडी बेबी का जो दिमाग है और उसके जो मेजर ऑर्गन्स है उनको अटैक करेगा और उस वजह से जो बेबी होता है समटाइम्स उसकी डेथ हो जाती है, या समटाइम्स जब बेबी प्रोड्यूस होगा भी या डिलीवरी हो भी जाएगी बेबी की तो उसके अंदर जो है वो मेंटल रिटार्डनेस, हेयरिंग लॉस वगैरह जैसी कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो इसको हम लोग इफेक्ट ऑफ डिजीज कहते हैं, जिसमें डिजीज वेरी करेंगे फ्रॉम एक्सपोजर टू एक्सपोजर। अगर एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है तो फिर आपका जो है वो माइल्ड इफेक्ट होंगे, जिसमें बेबी जो होगा वो उसमें हेयरिंग लॉस होगा। अगर ब्रेन डैमेज हो गया इस अटैक की वजह से तो ब्रेन मेंटल रिटार्डनेस होगी। और फिर समटाइम्स जो होता है अगर खतरा ज़्यादा होता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेबी को टाइम से पहले डिलीवर करवा लेते हैं, जिसमें प्री मेच्योर डिलीवरी होती है। और हम सबको पता है प्री मेच्योर डिलीवरी के अंदर जो होता है बेबी जो होता है उसकी फुल ग्रोथ नहीं होती, इस वजह से उसकी बॉडी ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जब एंड इफेक्ट होता है वो बेबी की डेथ होती है। तो इसलिए हम लोग जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो होगा वो उसी टाइम खतरा होगा कि जब वुमेन जो होगी वो RH नेगेटिव हो और वो किसी RH पॉजिटिव से मैरी करे और जो इसका बेबी हो वो भी RH पॉजिटिव हो लाइक हिज फादर, तो वहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी आएगी और वहाँ पे ये सारी कंडीशंस जो है वो क्रिएट होंगी। अब यहाँ हम लोगों ने इसे स्टडी कर लिया। हमेशा याद रखें कि जब हम जीन्स को स्टडी करते हैं तो जीन्स बेहतरीन तौर पर उसी टाइम अंडरस्टैंड होंगे जब हम लोग जेनेटिक प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब भी कोई फिनोमेना को अंडरस्टैंड करें, उसको स्टडी करें, तो साथ ही जो गिवन जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद से सॉल्व करें ताकि आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाए। अब इस केस में हमारे पास जो वो RH पॉजिटिव है और उसका जो फादर था वो RH नेगेटिव है। इट मीन्स कि उसकी मदर ने उसे एक डोमिनेंट जीन दिया और उसके फादर ने, क्योंकि वो RH नेगेटिव था, तो रिसेसिव जीन दिया। अब उसने जिससे शादी की है वो भी RH नेगेटिव है, यानी उसके पास भी 2 रिसेसिव जीन्स हैं। तो अब हमने बताना है कि जो बेबी की फिनोटाइप होगी वो क्या होगी। इसमें हम लोग जो है वो इस तरह लिख लेते हैं, एक पेरेंट की जीनोटाइप हम ऊपर लिख लेते हैं, जिसमें हम लोग लिख लेते हैं फादर का जो कि कैपिटल D स्मॉल d है, मदर RH नेगेटिव है तो दोनों रिसेसिव जीन्स हैं। इनको कैपिटल D स्मॉल d हमने किया, फिर स्मॉल d स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d स्मॉल d स्मॉल d। तो इसमें 50% चांस होंगे बेबी के नेगेटिव RH नेगेटिव होने के और 50% चांस होंगे बेबी के RH पॉजिटिव होने पे। और ये RH पॉजिटिव जब मदर की बॉडी में कंसीव होगा तो पहले बेबी का इफेक्ट इतना नहीं होगा, लेकिन जब दूसरा बेबी कंसीव होगा तो उसको एरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस वाले कंडीशंस और सिम्टम्स को फेस करने पड़ेंगे। तो इस तरह हमारा जो है वो RH कंपैटिबिलिटी और AB जो है वो कंबाइन होकर हम लोगों के AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव जैसे ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। थैंक यू।